अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा आप लोग के? होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू फिजिक्स वर्स। वी आर इन द क्लास एंड वी आर हेयर टू सॉल्व द मई जून 2025 P12। ठीक है। एंड या अस्सलाम वालेकुम जोहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हो? चलो बेटा, लेट्स मूव टू द क्लास, लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो हमारे पास पेपर है मई जून 2025 P12। 1 hour 15 minute का पेपर है, कैम्ब्रिज एएस। 40 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस को आंसर करना होगा ABCD की फॉर्म में। अच्छा, नॉर्मली होता क्या है, ख़ास तौर पे एएस के P1 में बहुत सारे बच्चों को टाइम मैनेजमेंट में बड़ा इशू होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, पहले अपना पूरा पेपर सॉल्व करते हैं, उसके बाद उस पेपर के आंसर्स अपनी बबल शीट में मार्क करते हैं। ऐसा नहीं करिएगा। आई वुड रिकमेंड अ स्ट्रेटेजी, दैट इज आप 10 MCQs का सेट बनाएं। वंस द 10 MCQs आर डन, go to the bubble sheet and mark them with HB pencil। 2 HBO, हाफ बेच HBO, HB होनी चाहिए। ठीक है बेटा। एंड इसके अलावा द ट्रेस शुड नॉट बी टू डार्क, कि आपने अगर गलती कर दी, आप मिटाना चाहें तो मिट ना पाए। एंड इट शुड नॉट बी टू लाइट के एग्जामिनर को दिख ना पाए। मुनासिब ट्रेस बनाइएगा। तो 10 10, वंस यू आर डन विद 1 till 10 MCQ, जाएं उसे बबल शीट में काउंट कर दें। 11 till 20 इंक आउट, 21 till 30 इंक आउट, 31 till 40 इंक आउट। ठीक है बेटा, इस तरीके से। तो दिस पेपर हैज 40 MCQs एंड 16 पेजेस। एंड एक चीज़ अगर आपको ना पता हो, मैं आपको बता देता हूँ, एग्जामिनर तक आपका सिर्फ बबल शीट जाएगा। ये जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर जिसमें आप सोल्यूशन करेंगे, वो एग्जामिनर तक नहीं जाएगा। तो मेक श्योर आप बबल शीट पे भी अपने सारे क्रेडेंशियल्स लिखें, नाम, पता, शनाख्ती कार्ड नंबर, सेपरेट मिलती है। अच्छा जी। डेटा हमारे पास क्या है बेटा? पहले पेज पे हमारे पास कुछ फॉर्मूलाए होते हैं, कुछ कांस्टेंट्स होते हैं। एंड फर्स्ट पेज शुरू हो रहा है हमारे पास। तो वी आर स्टार्टिंग दिस पेपर एट 12:06। ठीक है बेटा। चलो, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर नज़र रखिएगा। शुरू करते हैं बेटा। व्हाट मस्ट ऑल फिजिकल क्वांटिटीज हैव, तमाम फिजिकल क्वांटिटीज के पास क्या होना चाहिए? एटलीस्ट मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। ठीक है बेटा। तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए। डायरेक्शन एक्सेप्शन है, अगर डायरेक्शन है तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी, बट एटलीस्ट अ क्वांटिटी शुड हैव मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। ठीक है बेटा। 0.25 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो 0.25 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग? पहले तो 0.25 किलो के बजाय मैंने क्या किया बेटा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, न्यूमरेटर में किलो था तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड मिलीमीटर, मिली का मतलब क्या है बेटा? अगर मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ न्यूटन और यहाँ पर मीटर अचीव करना है, तो मिली क्या होता है? एक्सपोनेंट -3। तो डिनोमिनेटर में मैंने एक्सपोनेंट -3 कर दिया। ठीक है बेटा। इन दैट वे हमारे पास सिनेरियो क्या हो जाएगा? 0.25 multiply by 1000 डिवाइड बाय एक्सपोनेंट -3। तो बेटा ये आ रहा है 25 टेट्रा जीरो, 25 टेट्रा जीरो। एक मिनट रुकिए। या तो अच्छा, मिलीमीटर स्क्वायर में जाना है, ये मिलीमीटर स्क्वायर है, सॉरी, एक मिनट रुकिएगा। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है, इसको हमने स्क्वायर भी करना होगा। तो मीटर से मिलीमीटर से मीटर में जाते हैं, एक्स/3 से डिवाइड करते हैं। मिलीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर में जा रहे हैं, एक्स/3 से 2 मरतबा डिवाइड करेंगे। यानी इसमें थोड़े से चेंजेस आएंगे, दैट इज ये 1 2 3। सबसे बड़ा आंसर हमारे पास एक ही है वैसे, तो दिस इज डी। सही है बेटा। तो दैट इज हाउ वी आर डन विद MCQ नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। Student calculate the density of a solid steel cube in an experiment।
द mass इज दिस एंड क्यूब बोला है ना, तो क्यूब हमारे पास कैसा होता है बेटा, क्यूब की हमारे पास सारी साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है बेटा। तो अगर हमारे पास एक साइड की लेंथ दी हुई है तो वही लेंथ तमाम साइड्स की होगी, ठीक है बेटा। लेंथ हमारे पास है 50 प्लस माइनस 1 मिलीमीटर। व्हाट इज द डेंसिटी? ओके, अच्छा जी, तो डेंसिटी हमसे पूछ रहे हैं, डेंसिटी क्या आएगी। तो देखते हैं बेटा डेंसिटी क्या होगी। डेंसिटी हमारे पास होता है मास ओवर वॉल्यूम। मास है 975 एंड ही वांट्स आंसर इन ग्राम एंड साइड हमारे पास क्या है बेटा, 50 मिलीमीटर, लेकिन आंसर्स में हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर का यूनिट दिखाई दे रहा है। तो 50 मिलीमीटर इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर क्या होगा, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हो 10 से डिवाइड करोगे, ठीक है बेटा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, सही है बेटा। तो 5 सेंटीमीटर और क्यूब है, तो बेटा इस साइड का हम लोगों ने क्या करना है, क्यूब ले लेना है, ठीक है बेटा। एंड लेट्स सॉल्व डेंसिटी। 975 डिवाइडेड बाय 5 क्यूब 7.8। ओके, अब वैसे डेंसिटी निकालने की ज़रूरत थी भी नहीं, सारे आंसर ही हमारे पास अम, इसको ही डील कर रहे थे। 7.8 ही आ रहा था सारे आंसर में। तो 7.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स, सही बेटा। अब वंस वी हैव फाउंड आउट द डेंसिटी, अब हम क्या करेंगे, परसेंट, देखो आंसर सारे परसेंटेज अनसर्टेनिटी में, तो हम इस पूरी इक्वेशन को परसेंटेज अनसर्टेनिटी में चेंज करेंगे। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रो ओवर रो बराबर है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मास ओवर मास, ठीक है बेटा। अच्छा, वॉल्यूम यहाँ पे मैं एक स्टेप और बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और वो ये है कि मास ओवर एल क्यूब कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो दूसरी क्वांटिटी हमारे पास जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एल ओवर एल होगा। अब पावर क्यूब है तो क्यूब यहाँ पर आके क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स दिस विल बी द इक्वेशन। चलिए पुट करते हैं वैल्यूज। ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, अनसर्टेनिटी इन मास 10 ओवर मास 975 प्लस 3 टाइम्स अनसर्टेनिटी इन लेंथ 1 ओवर लेंथ 50। अब डोंट गेट कंफ्यूज कि सर ऊपर तो हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था, नीचे कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, कर लो कन्वर्ट, बिला वजह एनर्जी ज़ाया करोगे। तो सेंटी मिलीमीटर से मीटर में जाओगे, सेंटीमीटर में जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी डिवाइड बाय 100 करोगे, डिवाइड बाय 10 करोगे, यहाँ पे भी डिवाइड बाय 10 करोगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फ्रैक्शन और परसेंटेज अनसर्टेनिटी में डोंट गेट बॉदर्ड विद द यूनिट्स टू बी कन्वर्टेड, सही बेटा। तो लेट्स सी क्या आंसर आता है हमारे पास। 10/975। अच्छा, ये इन दोनों का जो 100 है ना, वो मिला के बाहर मैंने लिख दिया, प्लस 3 हो जाएगा ऊपर 50 मल्टीप्लाई बाय 100। दैट मीन्स वी आर गेटिंग एन आंसर ऑफ 7.02। इसका मतलब हमारा आंसर है बी, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3 कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव अहेड। अब हमसे बोल रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज गिवन बाय दिस, where L is the length, G is the acceleration of free fall. Equation is homogeneous. Homogeneous equation क्या होती है, जिसमें लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड के यूनिट्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? अच्छा जी, तो एक काम करते हैं, वैल्यू ऑफ n निकालना है, सही है। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करो इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, ठीक है। टाइम का यूनिट सेकंड हो गया, 2 पाई का कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है बेटा। एल का यूनिट हमारे पास क्या होगा, मीटर, और एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल का यूनिट क्या होगा, ms-2 पावर n, ठीक है बेटा। इसका मतलब हमारे पास सिनेरियो क्या हो जाएगा, m से m कटेगा एंड ये s-2 ऊपर आएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास s स्क्वायर, और पावर पे पावर आती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो बेटा जब बेसिस सेम हो तो पावर्स इक्वेट हो जाती है,
ठीक है बेटा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, इसका मतलब आंसर है हमारे पास सी। ठीक है, तो जब बेसिस सेम होती हैं तो हम पावर्स को इक्वेट कर देते हैं। that is how we are done with question number 4. क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं radio waves can be used to measure the distance between earth and Jupiter. अच्छा जी, तो just for understanding, this is earth, this is Jupiter, and we are communicating with radio waves. ठीक है, pulse of radio wave emitted from the surface of earth, the pulse reflects from the surface of the Jupiter and detected on earth. यानी सीन कुछ ऐसा है कि पल्स गई है यूं फ्रॉम अर्थ टू जुपिटर एंड पल्स वापस आई है यूं फ्रॉम जुपिटर टू अर्थ। सही है। टाइम बिटवीन emitting and receiving is this, यानी ये टोटल टाइम ऑफ द राउंड ट्रिप बताया हुआ है। सही है। What is the distance between Earth and Jupiter? तो ये तो वैसा सवाल है जैसा आप ओ लेवल IGCSE में एको का क्वेश्चन करते थे। सही है, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम बोलेंगे v इक्वल टू 2d/t होगा। वैसे तो v स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, लेकिन यहाँ पे ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस ओवर टाइम है क्योंकि जाने आने दोनों का डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, vt/2। बेटा रेडियो वेव की स्पीड क्या होती है, 3 exponent 8, टाइम है 3960 डिवाइडेड बाई 2। 3 exponent 8 multiplied by 3960 divided by 2, 5.94 into 10 raised to the power 11 मीटर्स। तो 5.94 एक्सपोनेंट 11 मीटर हमारे पास मीटर में आंसर है, लेकिन सारे आंसर्स हमारे पास किलोमीटर में है। तो एक काम करो, इसे डिवाइड बाय 1000 करो, तो ये हो जाएगा 5.94 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 किलोमीटर। इसका मतलब आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 6, ग्राफ शोज वेरिएशन विद टाइम ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द कार। ओके, जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो, दो चीज़ें आपको माइंड में आनी चाहिए। पहला, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट होता है एक्सेलरेशन। दूसरा, एरिया अंडर द ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कार एक्सेलरेट्स फॉर 2 seconds देन स्टॉप्स फॉर 4 seconds। बेटा स्टॉप नहीं हुई, गलत बात है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है 2 सेकंड से 6 सेकंड के दौरान। ठीक है, तो ए इज रॉन्ग। कार एक्सेलरेट्स at 12 meter per second square for 2 seconds. Okay, let's calculate acceleration v minus u upon t. तो v है 2 12, u है 0 और t है 2 सेकेंड। नहीं बेटा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, बी रॉन्ग। कार ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ 36 meters in the first 4 seconds। फर्स्ट 4 seconds, दैट मीन इन टोटल फर्स्ट 4 seconds ये बन रहे हैं। ठीक है, एंड वी आर हैविंग अ शेप ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो बेटा एक पैरेलल साइड है हमारे पास ये विच इज 2, और एक पैरेलल साइड है हमारे पास ये विच इज 4, और हाइट है हमारे पास 12। तो ये P1 कह दें, इसे P2 कह दें, और 12। तो D इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 2 + 4 इंटू 12, यानी हमारे पास 36 आएगा। तो कार ट्रैवल द डिस्टेंस, सही बात हो रही है, 36 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। कार ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर, नहीं बेटा हमने तो कैलकुलेट कर लिया, 36 मीटर हो रही है, तो 6B, सॉरी 6C इज द करेक्ट आंसर। Mass of 1 kg falls vertically downwards in vacuum। अच्छा, तो mass fall कर रहा है vertically downward, सही है। When speed of object is 60 meter per second
additional constant force acts 50 न्यूटन वर्टिकली अपवर्ड। ओके बेटा, तो एक फोर्स थी हमारे पास यहाँ पर जो इस मैथ को फॉल करवा रही थी, विच वॉज वेट। अब एक फोर्स और लग रही है विच इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड ऑफ 50 न्यूटन। ठीक है बेटा, तो पहले तो एक काम करो, आप यहाँ पे वेट मालूम करो। 1 kg का मैथ है, ग्रेविटी 9.81, तो वेट क्या हो जाएगा 9.81 न्यूटन। ठीक है बेटा, एंड विद दैट लेट्स कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी 50 माइनस 9.81, यानी रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास है वेयर 50 माइनस 9.81, 50 माइनस 9.81, 40.19 न्यूटन। ठीक है बेटा, ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स हमने निकाल दिया। आगे देखते हैं, व्हाट इज द स्पीड of object 2 seconds after additional force starts to act। क्या स्पीड होगी 2 सेकंड के बाद। अच्छा जी, तो लेट्स सी, हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है, टाइम है, हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, सिग्मा एफ इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, सो ए क्या हो जाएगा सिग्मा एफ अपॉन एम। सिग्मा एफ हमारे पास है कितना 40.19, और मैथ है हमारे पास कितना बेटा 1, तो ये 40.19 ही रहेगा। अच्छा, mind that this is not acceleration, since upward force is greater than downward force, तो this seems to be a deceleration। ठीक है बेटा, अच्छा जी, अब हमें क्या चाहिए, फाइनल वेलोसिटी चाहिए। तो फाइनल वेलोसिटी हमें रिक्वायर्ड है, तो सारी की सारी चीज़ें इस इक्वेशन को सपोर्ट कर रही हैं। इनिशियल वेलोसिटी है 60 प्लस एक्सेलरेशन है माइनस 40.9 एंड टाइम है हमारे पास 2। तो क्या होगा बेटा 60 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 40.19 मल्टीप्लाई बाय 2। वी आर गेटिंग एन आंसर ऑफ 20.38। सही है, एम एस माइनस 1, तो 20.38 becomes a। ठीक है बेटा, so that is how we found out the final velocity or final speed। तो फर्स्ट 3 स्टेप्स में हुआ है, पहले हमने रिजल्टेंट फोर्स निकाली, फिर हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकाला, फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट किया। लेट्स मूव अहेड। A stone is thrown upward and follow the curved path, seems like a projectile motion। Air resistance negligible, what does the path have this shape? Why does the path have this shape? तो बेटा, if I recall you projectile motion, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास क्या होता था, अलोंग एक्स एक्सिस यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती थी, एंड अलोंग वाई एक्सिस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता था, विच वॉज 9.81 ms माइनस 2। सही है बेटा, तो जरा इस चीज को ढूंढते हैं। बोल रहा है स्टोन हैज कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं होती, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यस, एंड कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन यस। ठीक है, कांस्टेंट अपवर्ड एक्सेलरेशन, वर्टिकल अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों होते हैं बेटा। ठीक है, और अपवर्ड कहना इज नॉट राइट, फॉलोड बाय कांस्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, बट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल की बात नहीं हो रही है। स्टोन हैज कांस्टेंट अपवर्ड वेलोसिटी, कांस्टेंट अपवर्ड वेलोसिटी नहीं होगी। सही बेटा, तो हमारा आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। अ रॉकेट इंजन इजेक्ट्स 90 kg of exhaust gas per second at a velocity of 190 meter per second relative to the rocket। The force acting on the rocket due to, ओके फोर्स मांग रहे हैं हमसे, तो बेटा फोर्स हमारे पास क्या होगी, रिजल्टेंट फोर्स होगी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, एंड चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है बेटा,
सो अगर मैं इसको डिस्कस करूं इस तरह कि मैथ गिवन है 90, ठीक है, 90 केजी पर सेकंड बोला है उसने, ठीक है, यानी हमारे पास ये जो पूरी चीज है ना, जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये है हमारे पास 90 केजी पर सेकंड, ठीक है बेटा। तो m अपॉन टी इसने मुझे पूरा दे दिया, एंड वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 190 माइनस 0, ठीक है, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी ये हो जाएगी, तो क्या होगा 190 मल्टीप्लाई बाय 190, 17100, बट आंसर्स आर नीडेड इन किलो न्यूटन, तो डिवाइड बाय 1000 करें तो 17.1 किलो न्यूटन, सबसे करीबी जवाब हमारे पास है बी, ठीक है बेटा। Which statement does not describe elastic collision between two objects? बेटा इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है हमारे पास, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होती है, मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व्ड होता है, सही बेटा। तो ही इज आस्किंग अबाउट नॉट, सही है, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच ऑफ टू ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, ये तो सही बात है इलास्टिक कोलिजन की। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंजर्व्ड, ये भी सही बात है। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस्ड, गलत बात है। टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, सही बात है। ये तो इलास्टिक इन इलास्टिक दोनों कोलिजन में होता है। सिंस वी आर लुकिंग फॉर नॉट करेक्ट, तो हम लोगों का सी आंसर होगा। साइक्लिस्ट riding at a constant velocity, constant speed on level road, according to Newton's third law of motion, what is equal and opposite to the backward push of the back of the wheel? पहले तो आपको इसको रिकॉल विजुलाइज करना होगा। अगर ये हमारे पास व्हील है, ठीक है बेटा, तो व्हील का क्या बोला है, बैकवर्ड पुश ऑफ बैक व्हील ऑन द रोड। तो इफ द डायरेक्शन ऑफ कार, डायरेक्शन of motion of car is towards right, तो wheel is rotating like this, ठीक है, तो wheel जो फोर्स लगा रहा है इट्स एक्टिंग दिस वे ऑन द रोड, ठीक है बेटा। तो इसने बोला ना बैकवर्ड पुश ऑफ बैक व्हील ऑन द रोड, तो ये है बैकवर्ड पुश ऑन द रोड, सही बेटा। क्या पूछ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कौन सी फोर्स इसको बैलेंस कर रही होगी, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, यानी फॉरवर्ड फोर्स बैकवर्ड फोर्स के बराबर होनी चाहिए, सही है। फॉरवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द साइक्लिस्ट ऑन द पैडल्स, बेटा व्हील से रिलेटेड कोई डिस्कशन ऐसे करनी है, ठीक है, क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोगों को बैकवर्ड पुश को ऊपर लगाना है। फॉरवर्ड पुश ऑफ रोड ऑन द बैक व्हील, फॉरवर्ड पुश ऑफ रोड व्हील, दिस सीम्स करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। तो दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस करेंगे। टेंशन इन द साइकिल डजंट मेक एनी सेंस, टोटल एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शनल फोर्स डजंट मेक एनी सेंस। हमारे पास ऑब्जेक्ट व्हील है, तो व्हील से रिलेटेड हमें जवाब ढूंढना था। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एंड फॉल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, बेटा जब एग्जामिनर आपसे बोल देना ये लॉन्ग डिस्टेंस, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब होता है एग्जामिनर वांट्स यू टू थिंक दैट ऑब्जेक्ट हैज और विल बी अचीविंग टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है बेटा। एंड टर्मिनल वेलोसिटी पे हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है, ठीक है बेटा। तो इस वाले ग्राफ में एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो रही है, इसमें हो रही है जीरो, बट देयर आर सम सिनेरियोज इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और इसमें जीरो हो रही है। अब जस्ट इमेजिन इफ एन ऑब्जेक्ट और अ पैराशूटिस्ट इज हैविंग फ्री फॉल, तो क्या होता है बेटा, ही स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जंपिंग फ्रॉम द हेलीकॉप्टर और प्लेन, उसके बाद क्या होता है, एक्सेलरेट होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू सेकंड, देन एयर रेजिस्टेंस डोमिनेट होना शुरू होती है, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डिक्रीज होती है।
एंड अ टाइम कम्स व्हेन वेट इक्वल्स टू एयर रेजिस्टेंस, तब एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है। बट एक्सेलरेशन जीरो जो होने का प्रोसेस है, यानी एक्सेलरेशन डिक्रीज होने का जो प्रोसेस है, इट्स नॉट लीनियर। दैट मीन्स ये हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसे जैसे स्पीड चेंज बढ़ती है, एक्सेलरेशन कम होती है क्योंकि एयर रेजिस्टेंस बढ़ रही होती है। एंड दूसरी चीज़, आफ्टर अचीविंग टर्मिनल वेलोसिटी, वो थोड़ी देर तक उसकी एक्सेलरेशन जीरो रहती है। तो देखिए इस वाले पार्ट में हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो थोड़ी देर तक दिखा रहा है। तो द मोस्ट सेंसिबल आंसर इज डी फॉर द फ्री फॉल। अच्छा जी, empty cart moving along a horizontal track at constant velocity. Resistive forces acting on the cart are negligible. Resistive force is negligible. Heavy rock is dropped vertically into the cart. Cart continues to move horizontally with the rock inside. अच्छा जी. How does the momentum and kinetic energy of the cart with rock inside compared with the momentum and kinetic energy of the empty cart? Momentum तो conserved रहेगा. सही बेटा. तो first look at the option which says that the momentum is conserved. Smaller momentum no, smaller momentum no, same momentum, same momentum. सही बेटा. Now let's talk about kinetic energy. बेटा just imagine if you are playing with a आरसी कार, रिमोट कंट्रोल कार। सही बेटा। और उस रिमोट कंट्रोल कार में वो नॉर्मली चल रही है, जैसे बच्चों में होता है, बहन भाइयों में होता है, शरारत करते हैं। तो अगर कोई बच्चा खेल रहा है अपनी कार से, दूसरे बच्चे को उसे पिन करना ज़रूरी है। तो अगर उस बच्चे ने उस रिमोट कंट्रोल कार पे अपना पाँव रख दिया, तो क्या उसकी स्पीड पहले के मुकाबले में कम होगी या ज़्यादा होगी? जवाब है कम होगी। तो एक और तरीके से अगर मैं मैथमेटिकली आपको एक्सप्लेन करूं, we know this. So if the mass is increased, acceleration is decreased. The cart was initially empty. ठीक है बेटा. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो उसके अंदर मैथ गिरा, मैथ बढ़ा, एक्सेलरेशन कम हो गई, तो कार्ट की स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। स्पीड स्लो डाउन हो रही है तो बेटा काइनेटिक एनर्जी कम होगी। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर मैथ भी तो बढ़ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैथ। यस, आई एग्री विद यू। बट काइनेटिक एनर्जी का जो ज़्यादा फैक्टर ऑफ डिपेंडेंसी है वो स्पीड पर है, क्योंकि स्पीड हमारे पास स्क्वायर का फैक्टर है। तो स्क्वायर का फैक्टर काइनेटिक एनर्जी पे ज्यादा इफेक्ट करेगा। सही है बेटा। सो हमारे पास होना चाहिए आफ्टर द स्टोन हैज एंटर्ड इनटू द कार्ड, हमारे पास स्मॉलर काइनेटिक एनर्जी होगी। इसका मतलब आंसर इज सी। वुडन ब्लॉक इज हेल्ड स्टेशनरी containing water using a string attached to both wooden block at the bottom of the container. Acha, containing water. Okay, wooden block is held stationary in a container of water using a string attached to both the wooden block. Okay, at the and the bottom of the container. अच्छा, एक एंड स्ट्रिंग का वुडन ब्लॉक पर है, दूसरा बॉटम ऑफ द कंटेनर पे। ओके, लेट्स वर्क हियर। अच्छा, somebody was asking sir how to find out where is the tension। तो जब भी आप स्ट्रिंग की बात करते हैं ना, जब भी आप थ्रेड की बात करते हैं, तो टेंशन की बात आती है। एंड टेंशन हमेशा कहाँ पर होती है बेटा? टेंशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स्ड सपोर्ट। सही है। तो यहाँ पे टेंशन हमारे पास लग रही होगी। ठीक है। एंड द वेट ऑफ द ब्लॉक विल ऑल्सो बी एक्टिंग डाउनवर्ड। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। द वुडन ब्लॉक ऑफ mass m and volume v, density of water is rho, acceleration of free fall is g, what is the magnitude of force acting on the block due to tension? अच्छा जी, अब एक और फोर्स होगी यहाँ पे, और वो फोर्स क्या होगी बेटा? अपथ्रस्ट। अब देखो उसने क्या बोला है, हेल्ड स्टेशनरी। इसका मतलब यहाँ पर सिनेरियो क्या है? इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है। और इक्विलिब्रियम अचीव होने के लिए क्या होगा बेटा? अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगी, यानी U बराबर होगा W प्लस टी। तो T क्या हो जाएगा? U माइनस W।
बेटा यू इटसेल्फ क्या होता है, रो जी वी, अब थ्रस्ट का फॉर्मूला, एंड डब्ल्यू हमारे पास क्या है बेटा, एम जी. तो यू हैव अचीव्ड एन इक्वेशन फॉर टेंशन इज दिस, रो जी वी माइनस एम जी. तो 14 का हमारे पास डी आंसर आ रहा है. सही है, आगे बढ़ते हैं. A square shop sign of uniform density has mass 2.4 kg. अच्छा जी. And sides of length 0.86 मीटर. सही है बेटा, mass given है and sides की length given है. Sign is supported. अच्छा यूनिफॉर्म बोला है बेटा, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, सेंटर में. तो अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में है तो पिवट से यहाँ तक का फासला हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, 0.43 मीटर. सही है. अच्छा जी. The sign is supported by the hinge along the top edge. There's a friction in the hinge. Hinge में friction है, so that the sign hangs in equilibrium at an angle of 15 degrees to the vertical. What is the moment of the hinge of the weight sign? तो बेटा moment पूछ रहे हैं. तो moment के लिए हमारे पास क्या होगा, फोर्स तो है हमारे पास which is weight, and weight हमारे पास क्या है बेटा, mg. mass हमें पता है 2.4, ग्रेविटी की वैल्यू 9.81. 2.4 multiplied by 9.81, we are getting an answer of 23.544. ठीक है बेटा. अच्छा जी, अब वेट के लिए मुझे दूसरी चीज जो चाहिए ना, वो चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है बेटा. तो अगर मैं इसको री डिजाइन करूं, सफाई से काम करें अगर हम लोग, तो ऐसा कुछ सिनेरियो है. ठीक है, जिसमें ये वाला एंगल हमें पता है 15 डिग्रीज, और ये साइड हमें पता है 0.43 मीटर, ये 90 डिग्री है. ठीक है बेटा. और हमें मालूम करना है, इसको नाम दे देता हूं मैं ए बी. ठीक है, हमें मालूम करना है ए बी. ठीक है बेटा. तो हमें अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये है एडजेसेंट, ये है ऑपोजिट, ये है हाइपोटेन्यूज. ठीक है बेटा. तो वी हैव हाइपोटेन्यूज, वी वांट ऑपोजिट, तो साइन का फंक्शन लगेगा, साइन थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज. ठीक है बेटा. तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास, एच टाइम्स साइन थीटा, यानी ऑपोजिट जो कि ए बी के बराबर है, एच है हमारे पास 0.43 साइन 15. 0.111 मीटर. सही बेटा. तो वी गॉट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. नाउ लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला फॉर मोमेंट इक्वल टू एफ इंटू डी. एफ हमारे पास 23.544 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0.111. 2.61 Newton meter, and we are having an answer of E. ठीक है बेटा. तो तरीके से हम लोगों ने इसको डील किया है, दैट्स हाउ वी गॉट आवर आंसर. चलो आगे बढ़ते हैं. Block is submerged vertically in a liquid. Four diagrams shows the block viewed from the sides. Which diagram shows to scale the force exerted on equal areas of block by the liquid? ओके बेटा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का. सही बेटा. हमजा, the reason we divided by 2 is because the center of gravity is here. तो जहां से फोर्स लग रही है वहां से हम डिस्टेंस देखेंगे. 0.86 तो पूरा है, अगर वेट यहाँ पे होता ना
तो मैं 0.86 लेता हम था। ठीक है बेटा, तो उसने बोला है यूनिफॉर्म वॉट एवर द रॉड, सही है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में होगा। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। तो बेटा देखें यहाँ पे लग रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ। जैसे जैसे आपके पास डेप्थ बढ़ेगी, ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। क्या बोल रहे हैं बेटा, टू स्केल, यानी ये जो एरोज की लेंथ है ना, वो मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। लेंथ ऑफ एरो हमें क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है बेटा, अच्छा जी, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कौन सा आंसर नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। लेट मी टेल यू द रीजन वाई। बेटा बी में साइड्स पे प्रेशर क्यों नहीं लग रहा, लगना चाहिए, क्यों नहीं लग रहा। एंड डी पर डेप्थ जैसे जैसे बढ़ रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स या मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रेशर वो सेम कैसे है बेटा, दैट्स रॉन्ग। सही है बेटा, अच्छा अब आते हैं ए और बी पर, ए और सी पर। तो मैं कहूंगा सी भी रॉन्ग है। क्यों बेटा, समझो। इस पॉइंट की डेप्थ जितनी इसके लिए है उतनी इसके लिए है, सही है बेटा, तो इसका एरो छोटा है और इसका एरो बड़ा है, दैट इज वाई हमारे पास सी गलत होगा। ए में हमारे पास देखो, जितनी लेंथ हमारे पास इस एरो की है उतनी ही लेंथ हमारे पास इस एरो की है, जितनी इस एरो की हो उतनी इस एरो की है, यानी एट सेम डेप्थ द प्रेशर और फोर्स वॉट एवर दे आर शोन बाय शोइंग बाय एरोज वो सेम है। एंड जैसे जैसे आप डेप्थ में जा रहे हैं, द लेंथ ऑफ द एरोज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है बेटा, सो ऑल ऑफ द थिंग्स आर सेटिस्फाइड बाय ऑप्शन ए। ओके, द डायग्राम शोज अ कपल। कपल हमारे पास क्या होता है बेटा, देखते हैं। हाउ, तो कपल वैसे बता देता हूं मैं आपको। कपल इज बेसिकली द मोमेंट प्रोड्यूस बाय, कपल इज बेसिकली द फोर्सेस, टू फोर्सेस जो सेम मैग्नीट्यूड की होती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन की होती हैं, जो कि सेम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को सपोर्ट करती हैं। ठीक है बेटा, अब जैसे ये दो फोर्सेस हमारे पास जो है, ये भी हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट को सपोर्ट कर रही है, ये भी हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट को सपोर्ट कर रही है। ठीक है बेटा, अच्छा जी, हाउ द टॉर्क ऑफ कपल इज कैलकुलेटेड। तो टॉर्क ऑफ कपल मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क ऑफ कपल का, या मोमेंट ऑफ कपल आप इसे बोल दो। तो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय कपल आर्म। एंड कपल आर्म हमारे पास ये पूरा है। ठीक है, तो हाफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बेटा, perpendicular distance between the forces and the magnitude of one of the forces, yeah, perpendicular distance between the forces, दोनों forces के दरमियान का perpendicular distance multiply by magnitude of one। ठीक है बेटा, perpendicular distance of forces multiply by magnitude of sum of forces, no, twice of perpendicular distance, no। तो आंसर हमारे पास बनता है बेटा इसका बी। जोहा बेटा प्लीज एक्सप्लेन, क्या आपको समझ में नहीं आया, यू जस्ट रोट आई कांट अंडरस्टैंड प्रॉपरली, हैविंग कंफ्यूजन, वी हैव सॉल्व्ड मल्टीपल एमसीक्यूज, बी स्पेसिफिक विद योर क्वेश्चंस। अच्छा जी, बॉल ऑफ mass 1.2 kg travels horizontally at a speed of 3 meter per second, सही है, the ball hits a cushion and comes to rest over a horizontal distance of 0.020 meter। Okay बेटा, let's label the things which we have। हमारे पास mass है, हमारे पास स्पीड, इनिशियली स्पीड है, कम्स टू रेस्ट हमारे पास फाइनल स्पीड है, और हमारे पास डिस्टेंस है। ठीक है बेटा, व्हाट इज द वर्क डन बाय द कुशन ऑन द बॉल टू ब्रिंग द बॉल टू रेस्ट, इसका मतलब सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन की नजर हो गई। ठीक है बेटा, यानी मैं आसान तरीके से एक काम फॉलो कर सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी या वर्क को काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर दूं, बिकॉज बोथ कैन बी रिप्लेस्ड। ठीक है, ये वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है बाय द वे।
तो अगर मैं इसे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन को हाफ एम वी स्क्वायर से निकाल लूँ तो हाफ एम गिवन है 1.2 और वी है हमारे पास 3। सही बेटा, हाफ 1.2, 3 का स्क्वायर 9, we are getting an answer of 5.4 joule. तो आंसर इज डी, सॉरी सी, 18 सी। अच्छा जी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स। ब्रायन, मैनोमीटर्स में जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, डिफरेंस ऑफ द प्रेशर का कॉन्सेप्ट है, तो आई गेस इससे रिलेटेड सवाल बिल्डअप हो सकता है। दोहा बेटा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमने बात की थी कि इट इंक्रीजेस विद डेप्थ, तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ रही है, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ना चाहिए। दैट मीन द लेंथ ऑफ द एरोज विच इज शोन हेयर शुड इंक्रीज ग्रेजुअली। तो ये कम था, बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ गया। अब ये वाला पॉइंट है ना, इट्स एट द सेम डेप्थ, तो यहाँ पे भी हमारे पास डेप्थ सेम है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर जितने भी एरोज ऑफ द प्रेशर हम शो कर रहे हैं ना, they should have the same length. Length is basically showing the magnitude of force. यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गई थी कि यहाँ पे एरो कम था, यहाँ पे एरो ज़्यादा था। इसका मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं यहाँ प्रेशर कम होगा, यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, डेप्थ सेम है तो प्रेशर सेम लगेगा। ठीक है बेटा, दैट्स वाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। Mass of 4.9 kg is pushed at a constant velocity at point P. बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसका मतलब हमारे पास क्या हो रहा है, फोर्सेस बैलेंस हो रही है। ठीक है, एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन टू पॉइंट क्यू। ओके, पी से क्यू की तरफ जा रहा है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ओके, फोर्स इज पुश्ड, बॉक्स इज पुश्ड बाय अ फोर्स ऑफ 64 न्यूटन एक्टिंग पैरेलल टू द स्लोप। सही है बेटा, स्लोप इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 20 डिग्रीज टू द हॉरिजॉन्टल। सही है, बॉक्स मूव थ्रू द वर्टिकल हाइट ऑफ 5.8 मीटर। सही है, व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल force between P and Q? Now beta, just let's do the vector diagram. ये है हमारे पास बेटा वेट। ठीक है, अब वेट को अगर मैं इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करूं तो एक कंपोनेंट होगा हमारे पास ये, ठीक है, और एक कंपोनेंट होगा हमारे पास ये। सही है बेटा, अब ये जहां से एंगल बनता है वो डब्ल्यू कॉस थीटा हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा। अच्छा देखो, अब यहाँ पे एक और फोर्स है और वो फोर्स है कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है बेटा, तो आप देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स और डब्ल्यू कॉस थीटा दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, वेट को तो पहले ही हम लोगों ने उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर दिया था। वी आर लुकिंग फॉर द फोर्सेस अलोंग द पी क्यू। सही है बेटा, तो डब्ल्यू साइन थीटा हो गया ये, एंड एक और फोर्स होगी विच इज फ्रिक्शन। अब क्योंकि हमें ऊपर बताया है कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव हुई भी है, तो बेटा क्या होगा हमारे पास, total forward force equals to total backward force. ठीक है, do we know the mass? We know 4.9, तो 64 equals to F plus 4.9 multiplied by 9.81 multiplied by sin 20. Let's calculate 4.9 multiplied by 9.81 multiplied by sin 20, 16.44, तो 64 माइनस 16.44 इक्वल टू एफ हो जाएगा। सही बेटा, 64 माइनस 16.44, 47.56। So we got the frictional force. Now what he is asking about work done against friction. तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के लिए W इक्वल टू एफ इंटू डी करेंगे 47.56, और बेटा पी क्यू हमें नहीं पता, तो पहले पी क्यू निकालते हैं। तो हमारे पास देखो बेटा, वंस अगेन अगर मैं वर्क करूं, जहां से एंगल बनता है वो एडजेसेंट होता है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है और ये ऑपोजिट होता है। सही है बेटा, यानी वंस अगेन हमें ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज की नीड है, तो साइन थीटा लगेगा। साइन थीटा इक्वल टू
ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। सही है बेटा। तो ऑपोजिट हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज टाइम साइन थीटा। ऑपोजिट है हमारे पास क्यूपी, एच है 5.8, उल्टा काम कर दिया, एच निकालना है हमें, सॉरी। एच है हमारे पास ऑपोजिट ओवर साइन थीटा। ऑपोजिट है हमारे पास 5.8 और साइन 20। सही बेटा। 16.95 हमारे पास आ रहा है क्यूपी। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम इसे 16.95 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 47.56 मल्टीप्लाई बाय 16.95, 806.142, जो कि बी आंसर होगा। लेकिन इस बेसिक कॉन्सेप्ट से बहुत मुश्किल सवाल आते थे पुराने पेपर में। वैसे मैंने आप लोगों को मैनोमीटर का कॉन्सेप्ट दिया था, तो वो कॉन्सेप्ट गो थ्रू कर लिएगा। बट साइन 20 जो है, व्हाई नॉट ऐड इट विद 64? आएगा, बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, हाउ कैन वी ऐड देम? ठीक है। वेट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द वेट इज फ्रॉम Q to P, while 64 is from P to Q. सही है। If they ask for the work done by friction, then what we would do? For the work done by friction, should the force be 64 Newton? That is against friction. That is not against friction. 64 is the sum of friction and the component of weight along the slope. सही है अरमीन? तो ये, तो आप एनर्जीज की थ्रू भी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी कर सकते हैं बेटा। जो एनर्जी लॉस्ट है, दैट इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक है। और ये जो तरीका हमने फॉलो किया है, यू कैन ऑल्सो फॉलो दैट। और वी फाउंड friction, then we found QP, then we found work. If they ask for work done by friction, that's what they asked. इस क्वेश्चन में अरमीन यही तो पूछा है इन्होंने। ठीक है। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जब उनसे पूछा जाए ना, नहीं नहीं, देखो, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जब आपसे पूछा जाए, तो आप फ्रिक्शनल फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं विद द डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। आई डिड नॉट मल्टीप्लाई 64, मैंने फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाई किए जो मैंने ऊपर कैलकुलेट किए। सही है अरमीन? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इट वुड बी बेटर इफ वी हैव द Q&A एट द एंड ऑफ द पेपर, वरना एक मोमेंटम ब्रेक डाउन हो जाता है। सही है। राइट डाउन द क्वेश्चंस यू हैव इन द नोटबुक्स। नोटबुक आपके पास जो रखी है उसमें सवाल लिखें एंड एंड ऑफ द पेपर में पूछ लिएगा। विच एक्सप्रेशन गिव द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम? तो बेटा एफिशिएंसी हमारे पास होती है यूजफुल एनर्जी आउटपुट ओवर टोटल एनर्जी इनपुट। ठीक है बेटा। टोटल एनर्जी इनपुट 9, यूजफुल एनर्जी आउटपुट प्लस वेस्टेड 9, यूजफुल एनर्जी आउटपुट टोटल एनर्जी इनपुट यस, वेस्टेड एनर्जी 9। सी, सिंपल। ओके, द स्टूडेंट हैज कॉपर वायर एंड स्टील वायर विद इक्वल लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरियाज, यानी लेंथ भी बराबर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बराबर है, कॉपर वायर और स्टील वायर है। द स्टूडेंट हैंग्स आइडेंटिकल लोड्स ऑन टू वायर्स, यानी बेटा हमारे पास जो स्ट्रेस होता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो दोनों पे लोड भी सेम है और दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है। तो बेटा हमारे पास सिनेरियो क्या होगा, स्ट्रेस दोनों का सेम होगा। सही है। आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंशन ऑफ टू वायर्स आर डिफरेंट।
एक्सटेंशन डिफरेंट है, इसका मतलब स्ट्रेन डिफरेंट होगा। स्टूडेंट कैलकुलेट द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड यंग मॉड्यूलस। बेटा देखो, एक्सटेंशन डिफरेंट है तो स्ट्रेन को याद करो, स्ट्रेन क्या होता है? एक्सटेंशन ओवर ओरिजिनल लेंथ। ठीक है बेटा, अगर एक्सटेंशन डिफरेंट है तो स्ट्रेन डिफरेंट होगा। सही है बेटा। और E इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, अगर हमारे पास स्ट्रेन डिफरेंट है तो यंग्स मॉड्यूलस भी क्या होगा? डिफरेंट। सही है बेटा। तो क्या बोल रहे हैं? विच रो आइडेंटिफाइज विद अ टिक द कैलकुलेटेड वैल्यूज दैट आर फॉर बोथ वायर्स। तो बेटा हमारे पास स्ट्रेस दैट आर इक्वल, तो स्ट्रेस इक्वल होगा दोनों के लिए। सही है, स्ट्रेन नहीं होगा, यंग मॉड्यूलस नहीं होगा, तो हमारा ए आंसर है। ठीक है बेटा, स्ट्रेन और यंग मॉड्यूलस डिफरेंट होगा, इक्वल नहीं होगा, स्ट्रेस बस इक्वल होगा। ये आंसर है 21A। Two springs X and Y stretch elastically. The graph shows the variation of extension X of force have applied on each spring. सही है बेटा। Which statement is correct? Okay. एक काम करते हैं, कंपैरिजन के लिए दोनों की मैं एक्सटेंशन सेम कंसीडर करता हूँ। तो बेटा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर एक्सटेंशन है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन को विजुलाइज करूँ तो इट शुड बी सम हियर हियर, और वैल्यूज क्या होंगी यहाँ पे बेटा? यहाँ पे वैल्यूज होंगी, मैंने एक्सटेंशन हाफ की तो लोड भी हाफ होगा, क्योंकि दिख रहा है ग्राफ हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है। सही है बेटा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। When each spring is given, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सही है बेटा। बात एनर्जी की हो रही है तो पहले एक काम करते हैं, अपनी वर्किंग करके चलते हैं। यहाँ पे एनर्जी निकालते हैं, तो इधर एनर्जी क्या होगी? एनर्जी इलास्टिक रिस्टोरिंग एनर्जी या इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी? हाफ एफ, हाफ एफ ए 80, एक्स ए 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या? 80 मल्टीप्लाई बाय 5 इज, या 80 डिवाइड बाय 2, हाँ 40 हो गया। 40 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा 200। सही है। आगे यहाँ देखें बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है? हाफ एफ एक्स, तो हाफ एफ ए 10, एक्स ए 5। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? 25। ठीक है। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम? मतलब स्प्रिंग एक्स की जो एनर्जी है और स्प्रिंग वाई की जो एनर्जी है, उसके दरमियान क्या रिलेशन है? एनर्जी ऑफ स्प्रिंग वाई इज 200 डिवाइड बाई 25, क्या होगा? 8 टाइम्स, 8 टाइम्स एनर्जी ऑफ स्प्रिंग एक्स। तो ये एक रिलेशनशिप मुझे मिल रहा है। ठीक है, एनर्जी ऑफ स्प्रिंग वाई is 8 times energy of spring X. Now let's see. When spring is given the same extension बोला है उसने, ठीक है बेटा, that is why मैंने 5 पे काम किया है। Energy stored in Y is 4 times, नहीं, energy stored Y in 8 times, yes, 8 times, yes, ओके ये भी नहीं होगा। तो बी और सी को देखते हैं। व्हेन स्प्रिंग्स इज गिवन सेम एक्सटेंशन, सही है। और डी में क्या बोल रहा है? व्हेन सेम फोर्स इज अप्लाइड, सेम फोर्स इज अप्लाइड। बेटा अगर सेम फोर्स अप्लाई करते तो रिजल्ट डिफरेंट होते हैं, और यहाँ पे सेम फोर्स हम लोग को देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लाइक अगर मैं सेम फोर्स के हिसाब से भी आपको वर्किंग करके दिखाऊं, अगर मैं 20 के हिसाब से बात करूं तो 20 न्यूटन पे ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर जा रहा है। तो 20 न्यूटन के ऊपर अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने 4 गुना लोड कम किया, तो एक्सटेंशन भी 4 गुना कम हो जाएगी। 5 डिवाइड बाई 4 क्या होगा? 1.25। सही है। तो अगर 4 गुना मैं लोड कम कर रहा हूँ
और ये 1.25 आ रहा है, तो E इक्वल टू हाफ एफ एक्स। क्या आंसर आएगा? लेट्स कैलकुलेट। बेटा यहाँ पे आंसर आ रहा है 12.5, ठीक है। और यहाँ पे क्या आंसर आ रहा होगा बेटा हमारे पास, अगर मैं 20 न्यूटन पे लग रहा हूँ, हाफ एफ एक्स। तो यहाँ आंसर आ रहा है 100, ठीक है। तो यहाँ 100 आ रहा है, यहाँ पे 12.5 आ रहा है। तो 100 को अगर मैं 12.5 से डिवाइड करवा दूँ, आंसर तो इसका भी 8 आ रहा है, लेकिन हमारे पास इस आंसर के मुताबिक x की एनर्जी ज़्यादा आ रही है y के मुकाबले में, तो विच इज़ रॉन्ग, ठीक है बेटा। उसने बोला है एनर्जी स्टोर्ड इन y, यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड इन x ज़्यादा आ रही है 20 न्यूटन के लोड पर, दैट इज वाई इट्स रॉन्ग, डी इज रॉन्ग। सही है बेटा, तो बी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, विच फ्रेज डिस्क्राइब strain of elastic limit on stress strain graph? स्ट्रेन का क्या मतलब होता है एट इलास्टिक लिमिट ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ? मैं आपको बताता हूँ बेटा। अगर मैं ग्राफ बनाऊं जिसपे मैं आपको यहाँ पे ग्राफ दिखाऊं, ये वाला पॉइंट हमारे पास लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हो गया, देन ये वाला पॉइंट लेट से हमारे पास इलास्टिक लिमिट हो गया। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद स्प्रिंग या लो वायर जो भी है, वो कभी भी अपनी ओरिजिनल लेंथ पे नहीं आएगा। इसके बाद कौन है बेटा? इसके बाद है प्लास्टिक रीजन, ठीक है बेटा। और इसके अंदर की तरफ है हमारे पास इलास्टिक रीजन, यानी इफ यू हैव नॉट क्रॉस्ड इलास्टिक लिमिट, आपका स्प्रिंग सेफ जोन में होता है। इफ यू हैव क्रॉस्ड इलास्टिक लिमिट, आपका स्प्रिंग सेफ जोन से बाहर हो जाएगा और प्लास्टिक रीजन में चला जाएगा। सही है बेटा, चलो देखते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेस बिलो विच हुक्स लॉ इज अप्लाइड। हुक्स लॉ तो बेटा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पे हो रहा होता है, इलास्टिक लिमिट पे हुक्स लॉ अप्लाई नहीं हो रहा होता, क्योंकि आप देखें ग्राफ कर्व हो गया है, तो दैट्स रॉन्ग। मैक्सिमम स्ट्रेन बिलो विच डिफॉर्मेशन इज प्लास्टिक, नहीं बेटा, आफ्टर विच होना चाहिए था। मिनिमम स्ट्रेन बिलो विच हुक्स लॉ इज अप्लाइड, हुक्स लॉ अप्लाई नहीं होगा, ग्राफ कर्व हो चुका है। मिनिमम स्ट्रेन अबव विच प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अकर्स, तो यही बात हमने की। वो स्ट्रेन जिस स्ट्रेन के बाद प्लास्टिक रीजन आपके पास आ जाए, दैट इज बेसिकली द इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो वी आर डन विद 23 एमसीक्यू नंबर 23 का आंसर डी। टीचर रिमूव्स turntable from a microwave oven and places a bar of chocolate in the oven. Okay. She then switches the oven on for a short time. ठीक है। Stationary wave is formed in the oven. Microwave ने अंदर stationary wave form की है। आगे क्या बोल रहा है? When chocolate is removed, teacher observes there are two small sections of melted chocolate 6 centimeter apart and with unmelted chocolate in between. ओके, मतलब यहाँ पर हमारे पास चॉकलेट इन दो पॉइंट्स पर मेल्ट हो गई है। बेटा चॉकलेट इन दो पॉइंट्स पर मेल्ट हुई है, इसका मतलब इन दो पॉइंट्स पर एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी वेव ज़्यादा थी। और एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी वेव या एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टेशनरी वेव ज़्यादा कहाँ पर होता है? एंटी नोड्स पे। इसका मतलब दीज टू पॉइंट्स वर एंटी नोड्स। लाइक अगर मैं इसको विजुलाइज करूँ तो इट मस्ट बी लाइक दिस, ठीक है। तो ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है। इसका मतलब हमने पढ़ा है दो एंटी नोड्स के दरमियान का फासला क्या होता है? वेवलेंथ, ठीक है। ईच सेक्शन ऑफ मेल्टेड चॉकलेट लोकेटेड इज लोकेटेड एट द एंटी, अच्छा चलो इसने खुद भी बता दिया ये एंटी नोड है, सही है।
assume that the speed of microwave is this. What is the frequency of microwave? Okay, this seems like an easy question. तो बेटा हमारे पास यहाँ पर ये जो डिस्टेंस आया है ना, ये लैम्डा बाई 2 है। ठीक है बेटा, दो एंटीनोड्स के दरमियान का फासला लैम्डा बाई 2 होता है। तो ये देखो, ये हमारे पास पूरा लैम्डा बनेगा। अगर मैं इसे इस तरह कंटिन्यू कर दूं तो ये डिस्टेंस पूरा लैम्डा होगा। ठीक है बेटा, बट दो एंटीनोड्स के दरमियान का फासला लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। तो लैम्डा बाई 2 बराबर है 6 के, तो लैम्डा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 6 यानी 12 सेंटीमीटर। सही बेटा। नाउ v इक्वल्स टू एफ लैम्डा एंड एफ इक्वल्स टू v ओवर लैम्डा। v हमारे पास बेटा है कितना, 3.0 एक्सपोनेंट 8। लैम्डा है हमारे पास 12, जो कि मीटर में कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, 0.12। बहुत बड़ा जवाब आ रहा है इसको। 2.5 एक्सपोनेंट 9 एंड एक्सपोनेंट 9 हमारे पास होता है गीगा। सी आंसर है। ठीक है बेटा। Sound wave travels from left to right. Graph shows the variation of displacement to the right of the particles in the sound wave with distance at one instant. Which letter represent compression? Now बेटा, compression को समझने के लिए ज़रा आप मेरे हाथों की मूवमेंट को देखें। ठीक है बेटा, ये देखें, ये क्या है, रेयर फ्रैक्शन, ये है कंप्रेशन, ये है रेयर फ्रैक्शन, ये है कंप्रेशन। अब मेरी बात सुनो, जब रेयर फ्रैक्शन अकर हो रहा है, जब रेयर फ्रैक्शन अकर हो रहा है तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम जा रही है पार्टिकल्स की फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये सेंटर में मेरी नाक जो है ना, वो मीन पोजीशन है। सही है। तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जा रही है रेयर फ्रैक्शन पे, और कंप्रेशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, मिनिमम। maximum, minimum, maximum, minimum. So what we are looking is the particles की displacement from the mean position minimum हो। सही है बेटा। तो हमारे पास सिनेरियो क्या आ रहा है बेटा, वेव लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है। ग्राफ शो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द particles to the right and the sound wave at one instant, which letter represents center of compression। तो center of compression हमारे पास आ जाएगा बेटा यहाँ पे क्या, फर्स्ट कंप्रेशन जो आएगा उसके सेंटर हमारे पास बी पे बिल्डअप होगा। ठीक है बेटा, क्योंकि मिनिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर बी पे बिल्डअप हो रही है। ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखो एक वेव कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी सेलेक्टेड बी। आगे पढ़ते हैं बेटा। बजर emitting sound of frequency 846 हर्ट्ज। ठीक है बेटा, is attached to a string rotated in horizontal circle. The linear speed of the buzzer is this. Okay, speed of the sound is this. What is the maximum frequency? बेटा maximum frequency का मतलब है, हमसे बोला जा रहा है source moves near। यार ये एग्जामिनर जो मेरे आइडियाज चोरी करता है ना, ये गलत बात है। ठीक है। हाँ, याद है पिंक वाली हुडी के साथ जो हमने एक वीडियो बनाई थी, ये देखो ये वही आइडिया तो है। तो इसका मतलब वी आर वर्किंग के हमारे पास ये सोर्स ऑफ साउंड जा रही है यू नियर द ऑब्जर्वर। सही है। तो नियर द ऑब्जर्वर में मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है बेटा, मेरे पास ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, मेरे पास स्पीड ऑफ बजर अवेलेबल है, मेरे पास स्पीड ऑफ साउंड अवेलेबल है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालने का बोल रहा है, तो एफ नॉट इक्वल्स टू एफ वी अपॉन वी माइनस वी एच। यानी एफ है हमारे पास 846, वी है हमारे पास 340, 340 माइनस 25। ठीक है बेटा, तो 846 मल्टीप्लाई बाय 340 अपॉन 340 माइनस 25।
तो 913.14 हर्ट्ज 26D. Vertically polarized light of intensity I naught is incident on the polarizing filter. Transmission axis of the filter at an angle theta of the plane polarizing to the right light. Intensity of the light passing through the filter is I naught. Okay, ये बेटा हमारे पास transmitted intensity आ रही है. What is theta? तो मेलस लॉ बोलता है I equals to I naught cos square theta. I क्या है हमारे पास? Transmitted intensity. ठीक है बेटा, जो कि क्या है I naught by 3. I naught ऐसे ही रहेगा, cos स्क्वायर थीटा में निकालना है. आई नॉट से आई नॉट कटेगा, यानी हमारे पास सिनेरियो क्या हो जाएगा, 1/3 बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा. स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ रूट लगाओ, तो व्हाट विल बी गेटिंग, अंडर रूट 1/3 सॉरी 0.577. थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.577. 54.7 54.7 यानी 27B. Next, which statement compares behavior of transverse and longitudinal wave? Only longitudinal wave can be deflected. नहीं बेटा, transverse wave को भी तो deflect किया है हमने. Only longitudinal wave can travel in free space. If you're talking about sound, no it can't, and only is wrong. All the members of electromagnetic spectrum can. Only transverse wave can be coherent. बेटा याद नहीं है हम लोगों ने एक साउंड सोर्स को दो हिस्सों में ब्रेक डाउन करके साउंड सोर्स को भी कोहेरेंट बनाया था. And only transverse wave can be polarized. Yes, polarization is only the property of transverse wave. आगे बढ़ते हैं. A student uses diffraction grating to determine the wavelength of visible light from the source. The diffraction grating has 300 lines per millimeter. Now बेटा ये 1/d है, तो 1/d हमारे पास क्या आ रहा है, 1/d आ रहा है हमारे पास 300 lines per millimeter. अब जरा इसको हम सॉल्व करते हैं. लाइंस पर मिलीमीटर, बेटा मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक्सपोनेंट -3 कर देते हैं. ठीक है, अब डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में मैं एक्सपोनेंट -3 करूंगा, तो ये लाइंस पर मीटर हो जाएगा, यानी 1/d हमारे पास क्या हो जाएगा, आई थिंक 300,000. 300 डिवाइड बाय -3, या 300,000, 300,000 लाइंस पर मीटर. अब हमने यूनिट कन्वर्जन कर ली, अब हम क्या करेंगे, डी निकालते हैं, तो डी होगा 1/300,000. ठीक है बेटा, 1 डिवाइडेड बाय 300,000, 3.3 एक्सपोनेंट -6. ठीक है बेटा, तो ग्रेटिंग एलिमेंट डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हम लोगों ने बिल्डअप कर ली. नाउ आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं स्टूडेंट मेजर्स एंगल थीटा ऑफ ऑर्डर n of intensity maxima. सही है. The graph of n against sine theta is plotted. A line for the best fit for the plotted points and has a gradient g. Which expression represent wavelength in meter of the visible light of gradient? तो बेटा हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर सबसे पहले देखना होगा इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या दे रहा है. तो इस ग्राफ का ग्रेडियंट हमारे पास है n/sin थीटा. सही है. नाउ रिकॉल n लैम्डा इक्वल्स टू d sin थीटा होता है. अगर मैं n/sin थीटा को इस तरह इस इक्वेशन को चेंज कर दूं कि n/sin थीटा एक जगह आ जाए और d और लैम्डा ये आ जाए, तो ये हो जाएगा क्या, ग्रेडियंट d/लैम्डा. सही बेटा. ओके, तो नाउ लेट्स कैलकुलेट. हमें क्या पता है बेटा, हमें वेवलेंथ निकालनी है.
तो इफ वी आर गोना फाइंड आउट द वेवलेंथ, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, लैम्डा इक्वल टू डी अपॉन कैपिटल जी, और डी क्या है 3.3 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाई जी. That means this is our final expression which we are looking. ठीक है बेटा. So 29 C is our correct answer. Two waves meet. What is not necessary condition for waves to produce a stationary wave? What is necessary? Same type necessary है बेटा. Same period necessary है. Same wavelength necessary है. It's not necessary. Same direction necessary नहीं है. ऑपोजिट डायरेक्शन की वेव ओवरलैप होती हैं, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव, तब जाके हमारे पास स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है. ठीक है. लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ इंसिडेंट normally on double slit. Interference fringes are observed. The distance between the double slit and screen is this, the capital D. Fringe separation is this, ये x. Distance from the double slit to the screen is increased by 0.9 meters. What is the new fringe separation? अच्छा जी. तो अभी हमारे से क्या बात हो रही है, हमें एक सिचुएशन प्रोवाइड की गई है और इस सिचुएशन के मुताबिक हमें बोला गया है, चलो देखते हैं, पहले फॉर्मूला बिल्डअप करते हैं. x इक्वल टू लैम्डा डी ओवर ए. नाउ बेटा, अब हमारे पास a क्या है, द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स, और लैम्डा वेवलेंथ है, ये कांस्टेंट है. इसका मतलब हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये, यानी x और d क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सही बेटा. अब मेरी बात गौर से सुनना. इन्होंने क्या किया है यहाँ पर, इन्होंने पहले हमें d दिया था ये, और अब d को बढ़ाकर ये कर दिया. ठीक है. तो बोल रहे हैं पहले x ये था, तो अब x बढ़कर क्या हो जाएगा. ठीक है बेटा. सिंस x एंड d आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द बेस्ट सिनेरियो वी कैन फॉलो इज, हम बोलें कि भाई जब x ये था तो d, अच्छा मिलीमीटर से इसे हम मीटर में कर लेते हैं. जब x हमारे पास, चेक करते हैं, जब x हमारे पास ये था तो d हमारे पास ये था. क्या होगा x जब d हो गया है ये. ठीक है बेटा. तो हमने क्या किया, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो x हो जाएगा हमारे पास क्या, 0.9 मल्टीप्लाई बाय 1.8 डिवाइडेड बाय 0.6. उसे कन्वर्ट करने की फ़ायदा नहीं होगा, वो इस वजह से कि हमारे पास दोनों मिलीमीटर में होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे अगर आप कन्वर्ट करते भी हैं. अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक मिनट रुकिएगा, एक्स यहाँ पर आया, सही है, वर्किंग तो सही है. ठीक है. ओके, एक मिनट रुकिएगा. अगर मैं यहाँ पे टाइम्स देखूं तो कितना टाइम्स हो रहा है, ये थोड़ी सी हम लोगों को देखना होगा. 0.6 से 0.9 पर अगर ये जा रहा है तो अब कितना हो जाएगा. ठीक है. इंक्रीज बाय, ओ ओ ओके ओके, वी आर मेकिंग अ मिस्टेक हियर. इंक्रीज बाय, इतना इंक्रीज, इतने मैग्नीट्यूड से इंक्रीज हुआ है, तो अब क्या हुआ होगा, तो ये देखना है ना हमें. इंक्रीज बाय, इसका मतलब अब हमारे पास ये हो चुका है 1.5. सही है बेटा. इंक्रीज टू नहीं है, इंक्रीज बाय है.
सही है। तो बेटा वी वर डूइंग द करेक्ट वर्किंग। अब डी हो गया 1.5, तो एक्स क्या होगा? अब ठीक है, तो एक्स हो जाएगा हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई 1.8 डिवाइड बाय 0.6। तो एक्स हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.8 डिवाइड बाय 0.6, 4.5 मिलीमीटर। ठीक है बेटा, तो सी आंसर है हमारे पास। Wire is made from a metal of constant resistivity. There is a constant current in the wire. Which statement about the potential difference across the wire is correct? सही है बेटा। तो constant current है in the wire. Which statement about the potential difference of the wire is correct? सही है, V इक्वल्स टू आई आर होता है। तो अगर मैं I को ऐसे लिखूं, R को रो L ओवर A कर दूं, सही है बेटा। तो I कांस्टेंट है, रो तो होता ही कांस्टेंट है, और बोला भी है रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, सही है बेटा। तो V इक्वल्स टू कांस्टेंट L ओवर A, यानी V प्रोपोर्शनल है L ओवर A का, सही है बेटा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। व्हाट अबाउट क्रॉस सेक्शनल एरिया? सही है। Inversely proportional to length? No. Directly proportional to the diameter of the wire? No. Inversely proportional to the diameter of the wire? अच्छा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आ रहा है, सही है। तो ए तो है, बट नीचे इन्होंने मसला कर दिया डी में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ द वायर में, क्योंकि अगर मैं इसको ओपन करूँ ना, तो ये पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। और पाई आर स्क्वायर को अगर मैं डायमीटर में करूं, तो ये आएगा। तो देखो हमारे पास बी का डायमीटर के साथ स्क्वायर का रिलेशनशिप है, ठीक है। तो अगर ये स्क्वायर ऑफ द डायमीटर होता तो ठीक होता, ये रॉन्ग है, तो मतलब हमारा आंसर है ए, ठीक है। नेक्स्ट, IV characteristic of three electrical components are shown. Which component obeys Hooke's law? Look at the graph जो कि from the origin straight line follow कर रहा हो. Only one graph is doing that. ठीक है बेटा, that means D आंसर है। Resistor of resistance 200 ohms connected to a supply that has a power PD of 4 volts. How many electrons enter a resistor in 4 seconds? Number of electrons निकाल रहा है, तो लेट्स डू वर्किंग। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमसे पूछे जा रहे हैं, तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द चार्ज, ठीक है। तो चार्ज निकालने के लिए वी डोंट हैव करंट, सही है। तो हमें एक टाइमलाइन मिल गई। टाइमलाइन क्या है बेटा? पहले हमने करंट निकाला, आई इक्वल्स टू बी ओवर आर, 4 डिवाइड बाय 200 0.02 एम्पियर। फिर हम लोगों ने निकाला चार्ज, Q इक्वल्स टू आई टी, तो ये 0.08 हो जाएगा। फिर हमने क्या बोला, 0.1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ये। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे कि चार्ज हो रहा है ये? तो हमने क्या किया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो x हो जाएगा हमारे पास 0.08 डिवाइड बाय 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, 5.0 इंटू 10⁻17। तो आंसर हमारे पास P बन रहा है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट,
Diagram shows a cell of internal resistance 1R connected to a variable resistor. सही है बेटा, internal resistance 1R connected to a variable resistor. आगे देखते हैं. When variable resistor has initial resistance of 2 ohms, सही है, current in the cell is I1 and the terminal potential is V1. सही है बेटा. तो हमसे क्या बोला गया है, हमारे पास जो सर्किट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस. अगर मैं ये सर्किट फॉलो करूँ जिसमें हमारे पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है R और एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा हुआ है जो अभी 2R पे है, ठीक है, तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, R प्लस 2R यानी 3R. ठीक है बेटा, परफेक्ट. अब हम अगर बात करें यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज की बात कर रहा है, तो टर्मिनल वोल्टेज हमारे पास क्या है बेटा, टर्मिनल वोल्टेज इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस. ठीक है, ये टर्मिनल वोल्टेज है. तो V1 क्या होगा बेटा, करंट है I1 और रेजिस्टेंस कितनी है बेटा इसकी 2R, यानी V1 हमारे पास आ रहा है बेटा कितना 2I1R. सही है, आगे देखते हैं. अब वेरिएबल रेजिस्टर इज नाउ एडजस्टेड टू अ न्यू रेजिस्टेंस ऑफ 4R. अब बोल रहे हैं वेरिएबल रेजिस्टर को एक नई रेजिस्टेंस पे लेके जाया गया है जो हमारे पास आ रहा है बेटा 4R. ठीक है, तो अब हमारे पास सिनेरियो क्या होगा, लेट्स ड्रॉ द सर्किट अगेन फॉर द एक्सप्लेनेशन पर्पस. तो वेरिएबल रेजिस्टेंस हमारे पास 4R पे आ गया है, तो अब टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, R प्लस 4R इक्वल्स टू 5R. सही बेटा. अब हमसे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द न्यू करंट एंड द न्यू टर्मिनल PD. तो न्यू टर्मिनल PD हमारे पास इसके अक्रॉस होगा ना, V2. सही है, सही है. तो न्यू टर्मिनल पोटेंशियल और न्यू करंट हमसे पूछ रहा है. सही बेटा, तो मुझे देखना पड़ेगा पहले के मुकाबले में रेजिस्टेंस कितना बढ़ गया. ठीक है, तो पहले हमारे पास रेजिस्टेंस था कितना 3R और रेजिस्टेंस अब हो गया है 5R. तो रेजिस्टेंस हमारे पास कितने गुना बढ़ गया, 3 से 5 जा रहा है, तो रेजिस्टेंस बेटा हमारे पास 1.66 टाइम्स बढ़ गया. ठीक है बेटा, तो हमारे पास रेजिस्टेंस कितने गुना बढ़ गया, R increased by 1.66. ठीक है, मैंने सिंपली क्या किया है 5 डिवाइड बाई 3 कर दिया, इससे मुझे पता चल गया रेजिस्टेंस कितना बढ़ रहा है. तो R 1.66 टाइम्स बढ़ रहा है. जैसा कि हम जानते हैं सिंस रेजिस्टेंस और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर R इंक्रीज हो रहा है 1.66 टाइम्स तो बेटा करंट हमारे पास डिक्रीज होगा, तो I डिक्रीजेस बाय 1.66. ठीक है बेटा, यानी हमारे पास जो नया करंट आएगा अब वो क्या होगा, I1 बाय 0.66. ठीक है बेटा, तो I2 जो नया करंट है वो 1.66 टाइम्स होगा. रेजिस्टेंस हमारे पास इंक्रीज हुई है, करंट डिक्रीज होगा. सही है, तो करंट डिक्रीज हमारे पास सही है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास करंट मल्टीप्लाई होगा 1.66 का फैक्टर, क्योंकि इस तरह तो करंट बढ़ जाएगा. आप ये करो, बल्कि सही कर देते हैं 1.66 से. परफेक्ट.
अच्छा जी, अब आगे देखो क्या बोल रहा है। हमें नया करंट मिल गया, तो 1/1.66 क्या होगा? 1/1.66 इज 0.6 टाइम्स I1। तो 0.6 टाइम्स I1 ये तो मिल गया। अब हमें क्या ढूंढना है? नया पोटेंशियल डिफरेंस। तो V2 हमारे पास क्या होगा बेटा? V2 हमारे पास होगा 0.6 टाइम्स, V2 हमारे पास होगा आसान लफ्जों में I2 एंड 4R। ठीक है, R2 हमारे पास क्या है? 4R है। ठीक है, क्योंकि जो वेरिएबल रजिस्टर है उसका वोल्टेज, इसको मैं एक मरतबा और आपको गो थ्रू करवाऊंगा। तो V2 हमारे पास हो जाएगा 0.6 टाइम्स I1 मल्टीप्लाई बाय 4R। बेटा 0.6 मल्टीप्लाई बाय 4 2.4 हो जाएगा, IR1 ऐसे ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने IR1 निकाला है, सिंस IR1 बराबर है V1/2। ये इस वाली इक्वेशन से कनेक्ट करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हमारे पास हम इसकी जगह पुट कर देंगे। तो क्या बनेगा बेटा हमारे पास? ये V2 बराबर हो जाएगा 2.4, I1R हो जाएगा V1/2। सही बेटा? तो यानी V2 हो जाएगा 1.2 टाइम्स V1। इसका मतलब आंसर इज डी। सही बेटा। कॉम्प्लेक्स वर्किंग थी। एक मर्तबा फिर दोबारा सुने, मैं आपको क्विकली रिकैप करवाता हूँ। सबसे पहले बेटा मैंने क्या देखा? दिस वाज नॉट नीडेड, या दिस वाज नीडेड। आगे हमें ज़रूरत पड़ती 3R की, क्योंकि इसी से हमें ये फैक्टर मिला है। तो बेटा देखें, RT सबसे पहले मैंने निकाला, इनिशियली 3R आया, और इस RT के बिहाफ पर हमने आगे वर्किंग करनी है। फिर मैंने क्या किया? V1 निकाला। V1 इज द वोल्टेज और पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल टुवर्ड्स द वेरिएबल रेजिस्टर। तो V1 हो गया करंट सर्किट में था I1, और रेजिस्टेंस थी वेरिएबल रेजिस्टर की 2R। तो V1 हो गया 2IR1। सही बेटा? उसके बाद उसने बोला है रेजिस्टेंस को बढ़ाकर 4R कर दिया, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गई? 5R। अब टोटल रेजिस्टेंस की बिना पर सीरीज सर्किट में टोटल करंट निकल सकता है। तो मैंने बोला हमारे पास रेजिस्टेंस 3R से बढ़कर 5R हो गई, तो रेजिस्टेंस 1.66 टाइम्स इंक्रीज हुई है, तो करंट 1.66 टाइम्स डिक्रीज होगा। तो 1.66 टाइम डिक्रीज करवाया, तो हमारे पास करंट आया कितना? करंट आ गया बेटा हमारे पास 0.6 टाइम्स R1, जिसकी बिना पर हम लोगों ने बोला सी और डी करेक्ट आंसर है। फिर हम लोगों ने बोला टर्मिनल वोल्टेज V2 का क्या होगा? करंट इन द सर्किट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर। तो करंट था 0.6 टाइम्स I1, और रेजिस्टेंस ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर था 4R। ठीक है बेटा? अब इसके बिहाफ पे हमारे पास IR1 का फैक्टर आ रहा था, तो मैंने इस वाली इक्वेशन से IR1 को इंक्लूड करवाया, एंड दैट्स हाउ वी गॉट आवर फाइनल आंसर। ठीक है बेटा? सो अगर मैं आपको स्पेसिफाई करवाऊँ, दिस वाज वर्किंग 1, दिस वाज 2, दिस वाज 3। ये 3 स्टेप्स में किया है। आगे बढ़ते हैं। डायग्राम शोज 4 टर्मिनल बॉक्सेस। ठीक है बेटा? कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड 2 ammeters। The current 2 ammeters are identical. Which circuit in the box gives this result? अच्छा, करंट आइडेंटिकल है, इसका मतलब सीरीज सर्किट है। ठीक है, और सीरीज सर्किट के हिसाब से हमारे पास दिस वोंट प्रोड्यूस अ सीरीज, दिस वोंट प्रोड्यूस अ सीरीज सर्किट, दिस वोंट प्रोड्यूस अ सीरीज सर्किट, ये सीरीज सर्किट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जस्ट लुक एट दैट। ठीक है, तो ये सीरीज सर्किट बन गया हमारे पास, तो डी का करेक्ट आंसर है हमारे पास। नाउ each Kirchhoff laws presumes sum of quantity to be conserved। किरचॉफ फर्स्ट लॉ में बोलता है चार्ज कंजर्व होगा, किरचॉफ सेकंड लॉ में बोलता है एनर्जी कंजर्व होगी। विच रो स्टेट्स फर्स्ट लॉ एंड नेम द क्वांटिटी दैट इज कंजर्व्ड। बेटा फर्स्ट लॉ पे चार्ज कंजर्व्ड होता है। एन algebraic sum of all current at the junction equals to 0, या हमने पढ़ा है the sum of all the current entering the node and leaving the node must be equals to 0। तो ए आंसर है।
two neutral atoms are isotopes of same element. Which statement about atom is correct? एटम के बारे में कौन सी बात यहाँ पर सही है? तो दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. आइसोटोप बोला है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो सकते हैं, सॉरी, एंड डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बेटा, न्यूट्रल बोला है तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन. ठीक है, दे सेड इट्स न्यूट्रल. डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सही है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन सही है. सही है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं, तो मतलब आंसर इज बी. व्हाट इज द क्वार्क कॉम्पोजिशन ऑफ मीथॉन? मीथॉन बेटा हमारे पास एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है. अच्छा जी, न्यूक्लियस ऑफ कार्बन 11 कंटेन 6 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन. अच्छा जी, कार्बन 6 5 यानी 11. द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन डिकेज बाय बीटा पॉजिट्रॉन एमिशन. बेटा बीटा पॉजिट्रॉन एमिशन में क्या होता है हमारे पास? प्रोटॉन नंबर डिक्रीजेस बाय 1 एंड न्यूक्लियॉन नंबर रिमेन सेम. ठीक है बेटा. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ अप एंड डाउन क्वार्क इन द प्रोडक्ट? ओके, तो प्रोडक्ट में हमारे पास 5 प्रोटॉन है एंड 5 माइनस 11 माइनस 5 दैट इज 6 न्यूट्रॉन. तो 5 प्रोटॉन यानी 5 प्रोटॉन होता है अप डाउन, एंड 6 न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होता है अप डाउन डाउन. यानी ये हो जाएगा हमारे पास 5 अप 5 अप 5 डाउन. ठीक है, और ये हो जाएगा 6 अप 6 डाउन 6 डाउन. तो टोटल हो गया बेटा यहाँ पे 10 अप और 5 डाउन, और यहाँ पे हो गया 6 अप 12 डाउन. तो हमारे पास सिनेरियो क्या हो जाएगा? 16 अप टोटल एंड 5 प्लस 12 17 डाउन. ठीक है, तो 16 अप को अर्क है एंड 17 डाउन को अर्क है. बी आंसर है हमारे पास, 40B. And that is how we are done with this whole paper with solving at 136. यानी समझाने के साथ इसे 1.5 hours लगे हैं हमें. ठीक है बेटा. Now you can ask your question. And I'm switching off the recording so that we can post it on